नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का वेलकम, अभिनंदन है आपके अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। और आज की क्लास में हम पीवाई की सीरीज आपके करेंगे सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के। और आप सभी को पता ही होगा कि वर्ग 2 वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है। सभी लोग फार्म की डेट भी आ चुकी है, तो आप लोग फार्म अप्लाई कीजिए। जो कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए अभी है, और जो कार्यरत शिक्षक नहीं वो भी आप सभी लोगों को पढ़ना है, क्योंकि आने वाले पात्रता परीक्षा आप सभी को पास करना है। तो चलिए ये प्यारे साथियों शुरुआत करते हैं। और ये क्लास नंबर 2 रहेगी, और ये हमारी जिसमें से प्रश्न आपके दिया गया है। तो दोस्तों, सफलता कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ एक कड़ी मेहनत और समर्पण का फल होता है। जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। जब तक आप प्रयास करना बंद नहीं करते हैं तब तक हार नहीं सकते हैं। तो विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। तो प्रकाश लाना है, सफलता पाना है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रथम प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, और प्रश्न में क्या पूछा गया है ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न हमारा कह रहा है साथियों कि किशोरावस्था में वृद्धि मुख्य रूप से होती है, ग्रंथियों में होती है, धड़ तथा हाथ पैर में, सिर एवं मस्तिष्क में, या वसी ऊतक में होती है। अगर आपको पता है तो आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। चलिए सभी लोग बताइए, सभी को मौका देंगे कमेंट करने के लिए, फीडबैक करने के लिए। कह रहा है किशोरावस्था में वृद्धि मुख्य रूप से किस में होती है। किशोरावस्था, पहले ये जानिए किशोरावस्था की एज क्या होती है। तो ये सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग यानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि किशोरावस्था की जो एज मानी जाती है वह आपकी 12 से लेके 18 वर्ष तक की अवस्था जो कहलाती है वह हमारी किशोरावस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? 12 से लेके 18 वर्ष तक की अवस्था वह हमारी किशोरावस्था कहलाती है। तो ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। इसके बाद कह रहा है ग्रंथि, धड़, हाथ पैर, सिर एवं मस्तिष्क, वसी ऊतक। तो किशोरावस्था में यानी इस एज में क्या विकास हो सकता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी लोग बताइए, इस एज में किस रूप से किसका विकास हो सकता है। सभी को अच्छे तरीके से बताना और फीडबैक करना है। राइट आंसर क्या होगा? सभी प्यारे साथियों को, सभी को कमेंट करना है, और हर तरीके से आपको बताना है और आंसर करना है। चलिए, प्रथम प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, सभी को कमेंट करना है। चलिए, फाइनल आंसर हमारा आ चुका है। 12 से आपको सभी को पता होगा ज्यादातर किशोरावस्था और आपकी एक होती है बाल्यावस्था। मैंने अभी तक जहां तक देखा है, बाल्यावस्था एक प्रकार से होती है 6 से लेकर 9 वर्ष तक कहलाती है पूर्व बाल्यावस्था। इसमें दो होते हैं। फिर एक उत्तर बाल्यावस्था होती है। उत्तर बाल्यावस्था जो होती है वह आपके 9 से लेकर 12 वर्ष तक कहलाती है। जो 9 से लेकर 12 वर्ष तक अवस्था होती है वह हमारी उत्तर बाल्यावस्था कहला जाती है। सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से, ध्यानपूर्वक। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है, और हर प्रकार से हमें तैयारी करना है। ठीक है, चलिए। तो आंसर हमारा दोस्तों आ चुका है, और आंसर कह रहा है कि बी ऑप्शन सही होगा। ई अश्विन इसको बी ऑप्शन सही माना है। किशोर अवस्था में जो वृद्धि होती है मुख्य रूप से धड़ तथा हाथ पैर। क्या हो जाएगा? धड़ तथा हाथ पैर हो जाएगा। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग जानते हैं जो ग्रंथि होती है, ग्रंथि जो होती है ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन छोड़ती हैं, और लेकिन शरीरीय कार्य में वृद्धि मुख्य हिस्सा नहीं होता है, इसलिए शारीरिक वृद्धि का हिस्सा नहीं होगा। धड़ तथा हाथ पैर हो जाएंगे। सिर एवं मानसिक, सिर और जो मानसिक दिया गया है, सिर और मस्तिष्क क्या होता है? मस्तिष्क लगभग आप जानते होंगे 90 से लेके 95, कितना होता है? 90 से लेके 95 तक जो होता है प्रतिशत विकास बाल्यावस्था में ही पूरा हो जाता है। कितना हो जाता है? बाल्यावस्था यानी 5 से 6 वर्ष में ही बच्चे का विकास 90 से 95% तक हो जाता है। तो किशोर अवस्था में सिर और मस्तिष्क नहीं होगा। अब कह रहा वसी ऊतक। तो मेरे प्यारे शिक्षक बंधु,
वसी ऊतक शरीर में वसा संचयन से संबंधित है, मुख्य ढांचागत वृद्धि से नहीं होता है, तो वसा संचयन से हो जाएगा, ना कि शारीरिक वृद्धि। तो वृद्धि का तात्पर्य धड़ तथा हाथ पैर, जो भी ऑप्शन दिया गया है वह हमारे प्यारे साथियों सही हो जाएगा। सभी शिक्षकों को कमेंट करना है जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, टीटी एग्जाम को फतेह करना, सभी को कमेंट करना, फीडबैक करना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न कह रहा है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 2, 7। अभी सेकंड क्वेश्चन रहेगा क्या? हाँ, सेकंड क्वेश्चन करना अभी। जेंडर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक, बंगाली, लैटिन, तमिल। ये टेट एग्जाम 2024 में आया हुआ प्रश्न है। कब पूछा गया है? 2024 में। क्या पूछा गया कि जेंडर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो मेरे साथियों सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, सभी को नमस्कार करते हैं। आप सभी शिक्षक बंधुओं को प्रणाम करते हैं। आपके अपने टीटी परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर शिक्षक भर्ती के परिवार पर जायसवाल सर आप सभी का वेलकम और अभिनंदन करते हैं। साथियों, जेंडर शब्द की उत्पत्ति अगर भाषा में पूछी जाती है तो कुछ नहीं करना है, एक ही आंसर होगा, वो होगा लैटिन। लैटिन भाषा की उत्पत्ति हुई है और लैटिन शब्द, लैटिन यानी जेंडर शब्द, लैटिन शब्द में जीनस, जीन्स, जीएनएस, जीन्स से जो है बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकार, वर्ग, जाति। इसका क्या होता है? ये प्रकार हो सकता है इसका अर्थ, वर्ग भी हो सकता है इसका अर्थ, और इसका अर्थ जाति भी हो सकती। तीनों अर्थ इसकी हो जाएंगे। ठीक है, प्रकार, वर्ग, जाति। लैटिन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों दिया गया कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है? 3, 4, 2, 7। अगर आपको पता है आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और सीडीपी को नोट्स चाहिए, जिनको भी वर्ग 3 के लिए हमारी नोट्स आ चुकी संस्था के सीडीपी के साथ साथ सभी के नोट्स पाना है। नोट्स पाने के लिए आपको केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। ये संस्था का व्हाट्सएप नंबर है। इस पर व्हाट्सएप हाय हेलो टॉपर नोट्स करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कीजिए और टॉपर नोट्स प्राप्त करिए। तो साथियों यहाँ पे पूछा गया है बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार का होता है? तो मैंने कई बार आपको बताया है, जब भी बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं, बुद्धि परीक्षण किस प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार के होता है बुद्धि परीक्षण। एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण आपने पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं? सभी लोग बताइए, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कितने मेरे शिक्षक बंधुओं ने पढ़ा है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण एक व्यक्तिगत होती है, व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होती है। ठीक है, व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होती है। एक होती सामूहिक बुद्धि। चलो यहाँ पे लगा लेना व्यक्तिगत, व्यक्तिगत, और एक होती है सामूहिक। नंबर 1 व्यक्तिगत, नंबर 2 सामूहिक व्यक्तिगत परीक्षण होती है। जो व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण होती है, बिने साइमन स्केल हो गए, और जो सामूहिक होती है ये आर्मी अल्फा जो टेस्ट कहलाता है, वह सामूहिक बुद्धि परीक्षण की कैटेगरी पर आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि निबंध प्रकार के प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बेहतर विकल्प होगा? अब निबंध प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है कि न्यूटन के गति के नियम को लिखना, न्यूटन के गति के नियम क्या है, न्यूटन के गति के प्रत्येक नियम की व्याख्या करना, या न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करना। अब इसी से बताइए कि निबंध प्रकार का प्रश्न इनमें से कौन सा कहलाएगा? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है कि निबंध प्रकार का प्रश्न हमारा कहला जाएगा न्यूटन के गति के नियम के प्रत्येक नियम की व्याख्या करना। प्रत्येक नियम की व्याख्या करेंगे तो निबंध होगा, क्योंकि प्रत्येक नियम की व्याख्या करेंगे तो निबंध की कैटेगरी पर आ जाएगा, क्योंकि न्यूटन के गति के नियम ये केवल रटने पर आधारित होता है, क्योंकि नियम जहाँ लिखा हो रटने पर आ जाएगा। रटना मतलब क्या होगा? रटना पेडागोजी में नेगेटिव माना जाता है साथियों, ये आप सभी लोग कई बार हम बता चुके हैं। और न्यूटन के गति नियम क्या है? लघु उत्तरी में प्रश्न आएंगे। ये किस प्रकार का प्रश्न है? ये प्रश्न आपका लघु उत्तरी के प्रश्न पर आ जाएगा, या अति लघु उत्तरी प्रश्न पर हम कह सकते हैं। और व्याख्या करें, नियम की चर्चा करना, ये क्या हो जाता है? ये कम स्पष्ट हमारा हो रहा है, इसलिए एक क्वेश्चन हम सी ऑप्शन को सही मानेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न दिया गया कि लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए आवश्यक क्या क्या होता है। अगर लघु उत्तरीय प्रश्न बनाना हो, आप शिक्षक बंधु बताइए क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। आपका ऑप्शन है एकदम सटीक उत्तर। चूंकि विकल्प दिए गए हैं इसलिए उत्तर शिक्षार्थी के द्वारा चुन लिया गया है। एक लेवल युक्त रेखा चित्र या चित्र का चित्रण करना या उत्तर के रूप में 2 या 3 पैराग्राफ लिखना। साथियों, सभी लोग जानते हैं कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हम ऑप्शन को देखकर भी सही कर सकते हैं, ऑप्शन को देखकर भी सही उत्तर हम लगा सकते हैं। ये हमें ध्यान देना है कि वो प्रश्न हमारे कौन से कहलाएंगे। ठीक है, उन सभी को ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है कि वो सारे प्रश्न हमारे कौन कौन से कहला जाते हैं। उन सभी प्रश्नों को हमें देखना है और अटेंड करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए क्या क्या आवश्यक होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शनों में से हमारा कौन सा सही होगा कि एकदम सटीक उत्तर। जिनके एकदम सटीक उत्तर होते हैं उनके लघु उत्तरीय प्रश्न हम रखते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन ये हमारी टीम है जो आपके एमपी टेट पात्रता परीक्षा की पूरे क्लास लेकर आ रहे हैं, पीवाई की सीरीज लेकर आ रहे हैं। जल्द जल्द यूनिट बाई आपकी क्लासेज भी होने वाली हैं, वो सभी को अपडेट मिल जाएगा। मैथ्स आपके अनीश सर पढ़ाएं, चौरसिया सर आपके एसएसटी सामाजिक विज्ञान और वर्ग 3 का सोशल साइंस, जायसवाल सर सीडीपी एक्सपर्ट यानी मैं आपको सीडीपी पढ़ाऊंगा, गोल्डी मैम आपकी इंग्लिश पढ़ाएंगी और अंकित सर आपके साइंस पढ़ाएंगे और अंजलि मैम आपको हिंदी पढ़ाएंगी। तो सारे सब्जेक्ट की क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, सभी लोगों को ज्वाइन करना है, प्रिपरेशन करना है, बेहतर तरीके से तैयारी करना है। और अगला प्रश्न है साथियों कि पर्यावरणीय उत्तेजक आंतरिक प्रणोद अवस्था उत्पन्न करने की क्षमता प्राप्त कर सकती है, यह हल ने इन्हें क्या कहा है। पर्यावरणीय ड्राइव कहा है, अधिग्रहित ड्राइव कहा है, अनुकूलित ड्राइव कहा है, या अनुकूलित ड्राइव कहा है। अनानुकूलित, अनुकूलित और अनानुकूलित दोनों में अंतर होता है, दोनों को समझना है और बेहतर प्रिपरेशन करना है। तो पर्यावरणीय उत्तेजक आंतरिक प्रणोद अवस्था उत्पन्न करने की क्षमता प्राप्त कर सकती है, उन्हें क्या कहते हैं साथियों, उन्हें हम अधिग्रहित ड्राइव कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिग्रहित ड्राइव बोला जाता है। ठीक है, अधिग्रहित ड्राइव जो होता है क्लार्क हल के प्रणोद अवकलन का होता है। क्लार्क हल का हमने पढ़ा होगा। जो क्लार्क हल हैं इनके प्रणोदन अवकलन सिद्धांत के अनुसार है। इसमें भूख प्यास प्राथमिक ड्राइव होता है। अगर आ जाए कि इसमें सबसे पहला क्या होता है, तो भूख और जो प्यास होती है, भूख और प्यास, भूख प्यास इसमें क्या किस कैटेगरी पे रखा गया है, इसमें प्राथमिक ड्राइव पे रखा गया है। जबकि पर्यावरण जो होता है सीधे प्रणोद, अधिग्रहित गौण ड्राइव कहलाता है सीधा प्रणोद। तो आंतरिक प्रणोद अवस्था यानी कि अधिग्रहित ड्राइव के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कॉमिक्स देखना, पढ़ना, टीवी देखना, ये किसके रूप कहलाते हैं। ये सारे सीडीपी के पार्ट हैं, आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के पार्ट हैं। तो कॉमिक्स देखना, पढ़ना, टीवी देखना, या सक्रिय खेल, निष्क्रिय खेल, दोनों दिए गए हैं। केवल एक सही होगा, दो सही होगा, एक दो दोनों सही होंगे, ना तो एक सही होगा ना तो दो सही होगा। सभी लोग बताइए कौन सा सही होगा। देखिए, सक्रिय खेल, सक्रिय खेल के बारे में समझें कि इसमें दौड़ भाग और शारीरिक श्रम होता है, जैसे फुटबॉल खेलना सक्रिय खेल के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा है निष्क्रिय खेल। निष्क्रिय खेल की बात करें तो इनमें शारीरिक गतिशीलता के बिना केवल मानसिक दृश्य सहभागिता होती है। टीवी देखना, पढ़ना इसके अंतर्गत आता है। तो यही तो होगा कि केवल कॉमिक्स देखना, पढ़ना, टीवी देखना, यह निष्क्रिय खेल के अंतर्गत आ जाएगा, यानी केवल दो सही होगा, बी ऑप्शन के कैटेगरी पर हम रख देंगे। इसके बाद बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम वो भी बताएंगे, आपसे उत्तर ना बने तो आप कैसे ऑप्शन को देख के सही और सटीक उत्तर बता सकते हैं। तो सारा ए टू जेड आपको समझना है, देखना है। अगला है कि गार्डनर ने सात बुद्धिमत्ता की एक सूची तैयार की, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें शामिल नहीं है। यानी गार्डनर की बुद्धिमत्ता की सूची अगर आपको पता होगी, नॉलेज में होगा, तभी आप बता पाएंगे। सूची के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो क्या शामिल नहीं होगा, शारीरिक गति, संवेदी बुद्धिमत्ता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता, या स्थानिक बुद्धिमत्ता। तो मेरे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, आप सभी लोग जानते समझते हैं कि गार्डनर की बुद्धिमत्ता में भाव का कोई नहीं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का कोई स्थान नहीं है। गार्डनर ने 7 बुद्धिमत्ता में से शारीरिक गति संवेद बुद्धिमत्ता को चुना, तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता और स्थानिक बुद्धिमत्ता, ये तीनों जो है गार्डनर के 7 बुद्धिमत्ता की सूची में शामिल होते हैं। लेकिन भावनात्मक बुद्धिया ये डेनियल गोलमैन का है। भावनात्मक बुद्धि में किसका है, डेनियल गोलमैन।
अगर पूछा जाए कि भावनात्मक किसका है तो डेनियल गोलमैन का है। मानी शारीरिक गति संवेदता, तार्किक गणितीय और स्थानिक बुद्धिमत्ता, ये सारे गार्डनर के हैं जो आपके 7 प्रकार में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली का योगदान किसके द्वारा दिया गया था? टीपी नन, स्पेंसर, फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी। जब भी किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली की बात की जाती है आपके दिमाग में हमेशा एक चीज आता नाम है, वह नाम आता है फ्रॉबेल। क्यों नाम आता है? क्योंकि कई बार हम बता चुके हैं। और अगर टीपी नन के बारे में पूछा जाए तो टीपी नन की अगर बात करते हैं, इन्होंने शिक्षा पर व्यक्तित्वता पर बल दिया। किस पर बल दिया है? शिक्षा के व्यक्तित्वता पर बल दिया इन्होंने। व्यक्तिगता, ठीक है, इन्होंने व्यक्तिगता पर किसने बल दिया? टीपी नन ने दिया है। और अगर स्पेंसर की बात करते हैं, स्पेंसर ने किस पर बल दिया है? स्पेंसर ने वैज्ञानिक शिक्षा पर बल दिया। अगर पूछा जाए कि वैज्ञानिक शिक्षा पर किसने बल दिया है तो वैज्ञानिक शिक्षा पर बल देने वाले और कोई नहीं आपके क्या हो जाएंगे? वैज्ञानिक शिक्षा पर स्पेंसर ने बल दिया, फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन पर दिया और मॉन्टेसरी का तो सभी लोग जानते हैं, मारिया मोंटेसरी ने मॉन्टेसरी विधि दी, जिन्हें ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण कहा जाता है। मॉन्टेसरी विधि के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, समझते होंगे। इसके बाद साथियों बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, तो प्यारा सा फीडबैक कीजिएगा कि एक शिक्षक के रूप में जब आप समावेशी कक्षा में काम कर रहे हो तो आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए? दंड देने वाला, केयर टेकर, जांचकर्ता या सुविधादाता के रूप में। तो आप सभी लोग शिक्षक बंधु हैं, आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, जुड़े हुए हैं, बच्चों से जुड़े हुए हैं, काफी उनके इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं, तो सारा कुछ आपको डाटा नॉलेज में रहता है और रहता है। तो सभी चीज़ों को समझना है और बेहतर तैयारी करना है और बेहतर तैयारी के साथ हमें प्रिपेयर करते रहना। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आ चुका है। एक शिक्षक रूप में जब एक समावेशी कक्षा में काम कर रहे हो तो आपकी भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए? आपकी भूमिका सुविधा दाता के रूप में होनी चाहिए। दंड देना नेगेटिव है, केयर टेकर, जांचकर्ता इसका संबंध नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे समावेशी शिक्षा की बात कही है और समावेशी शिक्षा से 1-2 प्रश्न इस टॉपिक से एग्जाम में आते हैं। इस टॉपिक को सभी को क्लियर कर लेना। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन इसमें से सही दिया गया है? यदि कोई व्यक्ति अपने निजी जीवन में अनियंत्रित है तो वह अपने संवेगात्मक अभिव्यक्ति में अधिक स्वतंत्र होता है। संवेगात्मक नियंत्रण के विकास के विभिन्न चरण उसकी संवेगात्मक अभिव्यक्ति और दूसरों के साथ संबंधों में परिलक्षित होते हैं। भावना का असर व्यक्तित्व पर नहीं पड़ता। लक्षण ना तो वंशानुगत या पर्यावरणीय है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न, कौन सा होगा? सभी लोग जानते हैं कि संवेगात्मक नियंत्रण के विकास में विभिन्न चरण उसकी संवेगात्मक अभिव्यक्ति और दूसरों के साथ साथ संबंधों में परिलक्षित होती है। लेकिन यदि कोई अपने निजी जीवन में अनियंत्रित है तो वह अपने संवेगात्मक व्यक्ति में अधिक स्वतंत्र होगा, ऐसा नहीं। अनियंत्रित शब्द में बता रहा नहीं। फिर भावना का असर व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। किसी व्यक्ति भावना का असर क्या आप पर नहीं पड़ता है? किसी व्यक्ति पर नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि अनियंत्रित व्यक्ति अधिक स्वतंत्र है, यह आपका तर्कहीन हो जाएगा। फिर कह रहा है यह कथन जैसे जैसे संवेगात्मक परिपक्वता आती है व्यक्ति व्यवहार और रिश्ते अधिक संतुलित होता है, सही बात है। लेकिन भावना का असर व्यक्ति पर नहीं पड़ता, गलत है, क्योंकि भावनाएं व्यक्ति का मुख्य आधार होती है। और लक्षण ना तो वंशानुगत पर्यावरणीय, ये भी जानते हैं, गलत है, क्योंकि विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का परिणाम कहलाता है। इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत, पहला भी गलत, हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अंगों में कौन से चैनल पर्यावरण में भौतिक ऊर्जा को संवेदी तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवाहित होने वाले तंत्रिका आवेगों में परिवर्तित करते हैं? क्या वह आंतरिक अंग है, बाहरी अंग है, ज्ञानेंद्रियां होंगी या रक्तवाहिकाएं होंगी? सभी लोग बताइएगा जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। तो अंगों में कौन से चैनल जो है पर्यावरण में भौतिक ऊर्जा को संवेदी तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवाहित होने वाले तंत्रिका आवेगों में परिवर्तित होता है, वह कहलाता है ज्ञानेंद्रिय, सेंस जो होते हैं। क्योंकि आंतरिक अंग जो बाहरी अंग होते हैं, रक्तवाहिकाएं, यह सब बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य नहीं करते हैं, लेकिन ज्ञानेंद्रियां बाहरी संवेदनाओं के ग्रहण करने का कार्य करती है।
यानी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गई, जीभ हो गई और त्वचा। ये बाहरी उद्दीपनों को, जो उद्दीपन होते हैं उनके तंत्रिका आवेगों में बदल कर मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, तो ज्ञानेंद्रियां इज द राइट आंसर होगा। इसके बाद यह कि 6 से 11 वर्ष के बच्चे अनुपातिक रूप से पतले हो जाते हैं क्योंकि वे ढेर सारा व्यायाम करते हैं, इस अवधि के दौरान ऊंचाई हासिल करते हैं, या जंक फूड खाते हैं, ये बहुत टीवी देखना। तो प्यारे साथियों, सभी लोग जानते हैं 6 से 11 वर्ष की आयु पहले तो समझ लीजिए कि बाल्यावस्था की आयु है, और बाल्यावस्था की आयु है मतलब इस अवधि के दौरान क्या करेंगे बच्चे, दौरान ऊंचाई हासिल करते हैं। बाल्यावस्था में देखते रहे बच्चे बढ़ते हैं। आप कहते होंगे ना, तो बस अभी तो 1 साल 6 महीने नहीं देखा था, बच्चे इतना बड़ा हो गया, बच्ची इतनी बड़ी हो गई, क्योंकि वो बाल्यावस्था में होते हैं और बाल्यावस्था में बच्चे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऊंचाई हासिल करते हैं क्योंकि लंबाई तेजी से बढ़ती है, उनका शरीर अनुपातिक रूप से पतला दिखाई देने लगता है, क्योंकि लंबाई बढ़ेगी, स्वाभाविक बात है फैट कम रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण का विकास होता है किस आयु में होता है? 7 साल, 11 साल, 9 साल, 6 साल। तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण का विकास किस आयु में होता है? तर्क जिज्ञासा, जब भी तर्क जिज्ञासा की बात करते हैं तो बच्चा आ जाता है बाल्यावस्था के चरम सीमा पर, जो मिडिल होता है, क्योंकि बच्चे में तर्क करना, प्रश्न पूछा, जिज्ञासा, निरीक्षण की क्षमता स्पष्ट रूप से 9 वर्ष में की आयु में होती है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है कि प्राकृतिक इम्यूनिटी रोग से पीड़ित होने के परिणाम का एक जीव द्वारा अर्जित प्रभाव है। अर्जित इम्यूनिटी अनुवांशिक संरचना के आधार पर या किसी विशेष बीमारी से संबंधित होने के कारण विरासत मिली प्रतिरक्षा है। यह प्राप्त इम्यूनिटी सक्रिय नहीं हो सकती है, यह वैक्सीन प्रेरित इम्यूनिटी रोग के मारे गए या कमजोर रूप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। तो सभी लोग जानते हैं, प्रश्न हमें पढ़कर ही उत्तर में पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है कि वैक्सीन प्रेरित इम्यूनिटी रोग के मारे गए या कमजोर रूप से माध्यम से प्राप्त की जाती है। क्यों सही होगा? क्योंकि वैक्सीन प्रेरित इम्यूनिटी टीकाकरण में रोगाणु के मृत या कमजोर रूप से शरीर में डालकर कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा विकसित की जाती है। इसलिए राइट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विरोधी अवज्ञाकारी की नैदानिक विशेषता नहीं होती? तो पहले ये जान लीजिए कि नैदानिक विशेषता जो है किसकी किसकी होती है। नैदानिक विशेषता के नियमों का पालन करने से इंकार कर देना, कठोर बोलना, स्कूल और घर के नियमों पर सवाल उठाना, ये हमारे तीनों क्या है? ये तीनों विरोधी आज्ञाकारी विकार है। लेकिन दूसरों को आकर्षित करने के लिए व्यवहार ये विरोधी नहीं कहलाए। ये व्यवहार आकर्षित करने के बाद विरोधी नहीं कहलाता, ओडीडी नहीं कहलाता है। अवाज्ञाकारी विकार अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर होता है, ओडीडी जिसे बोलते हैं। तो ये हमारे ओडीडी बी सी, ये तीनों ओडीडी हो जाएंगे, लेकिन पहला ओडीडी नहीं होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि हेग एडॉप्शन कन्वेंशन का मसौदा किस वर्ष तैयार किया गया था? सभी लोग बताइए। हेग एडॉप्शन कन्वेंशन का मसौदा किस वर्ष तैयार किया गया था? वह वर्ष है 1993, 1993 में। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया सुरक्षा प्रदान करने के लिए संधि ये बनाई गई थी। ये संधि बनाई गई थी 29 मई 1993 को बनाई गई। 29 मई 1993 को बनाई गई थी, और यह संधि 29 मई को तैयार हुई, जिसे हम हेग एडॉप्शन ऑपरेशन बोलते हैं, HAC बोलते हैं। प्यारे साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी बच्चे की विकलांगता 40% से कम नहीं है तो RRWD अधिनियम 2016 के अनुसार खाली स्थान वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। कितने वर्ष तक के बच्चों? यदि किसी बच्चे की विकलांगता 40 वर्ष से कम नहीं है तो PRW के अनुसार 2016 के अनुसार वह बच्चा 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। और सभी लोग जानते हैं मुफ्त शिक्षा जो है 6 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को
मुफ्त शिक्षा का जो अनिवार्य रखा गया है वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो आपने 6 से 14 पढ़ा होगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग, किसके, RPWD के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। अगला प्रश्न, खालिस्तान फिजियोथेरेपी की श्रेणी में नहीं आता। गति, मूवमेंट, व्यायाम, मैनुअल थेरेपी, व्यवसायिक चिकित्सा। कौन आपके फिजियोथेरेपी की श्रेणी में नहीं आएगा? तो व्यवसायिक जो चिकित्सा होती है यह फिजियोथेरेपी की श्रेणी में बिल्कुल नहीं आएगा। फिजियोथेरेपी में गति, मूवमेंट आएगा, व्यायाम आ जाएगा, मैनुअल थेरेपी, ये तीनों फिजियोथेरेपी की श्रेणी में आ जाएंगे, लेकिन ये व्यवसायिक चिकित्सा नहीं आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही तो पूछा जा रहा है, क्या नहीं होगा? तो आपका ये वाला डी वाला नहीं होगा, बाकी तीनों आपके हो जाएंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन स्पेक्ट्रम ऑटिज्म विकार की विशेषताएं बताइए। तो हमें स्पेक्ट्रम ऑटिज्म विकार की विशेषता मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, जो विकार की बात करते हैं तो आंख में संपर्क बनाए नहीं रखना, नहीं स्पेक्ट्रम ऑटिज्म का विकार है। संचार करने में असमर्थता या संचार का दोषपूर्ण, असमर्थता, दोषपूर्ण, यह हमें बता रहा है यह स्पेक्ट्रम विकार की विशेषताएं। तो केवल दोनों हो जाएंगे, दोनों विकार। कि आंख से संपर्क न बन पाना ऑटिज्म का प्रमुख लक्षण होता है, और संचार करने में कठिनाई होना यह ऑटिज्म का मुख्य लक्षण होता है। दोनों ऑटिज्म के मुख्य लक्षण होते हैं, क्योंकि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे सामाजिक संपर्क और बातचीत में बहुत जो है झिझक व कठिनाई महसूस करते हैं। तो वो हो जाएगा ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे, मतलब कि जो बच्चे सामाजिक तौर पे सामाजिक संपर्क में एक दूसरे में बहुत झिझक और कठिनाई महसूस करे, वो आपके दोनों स्पेक्ट्रम ऑटिज्म की कैटेगरी पर आ जाते हैं। इसके बाद साथियों, शिक्षक देखता है कि एक लड़का अपने शरीर के निचले हिस्से को हिलाने या उपयोग करने के कठिनाई का सामना कर रहा है, तो चलने के लिए एक छड़ी का उपयोग करता है, तो लड़के क्या होगा? लोकोमेटर दिव्यांगता, अधिगम दिव्यांगता, ज्ञानात्मक या वाचन बाधिता। कौन सी दिव्यांगता उस बच्चे को हो जाएगी? तो शिक्षक देते हैं, आप लोग देखते हैं कि एक लड़का अपने शरीर में निचले हिस्सों को हिलाने में कठिनाई का सामना कर पा रहा है, छड़ी का उपयोग कर रहा है, तो वह कहलाएगा लोकोमेटर, लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहला जाएगा। ये क्या होता है? हड्डी, जोड़, मांसपेशियां समस्या में चलने वाले के लिए लोकोमीटर कहते हैं। तो अगर निचले हिस्सों को नहीं हिला रहा तो इसी कैटेगरी पे आएगा। जो अधिगम दिव्यांगता होता है, यह पढ़ाई लिखाई से जुड़ी, जिसे डिसलेक्सिया बोलते हैं, उस कैटेगरी पर आ जाएगा। जो ज्ञानात्मक दिव्यांगता होती है, यह मानसिक बुद्धि से क्षमता से जुड़ी हुई होती है। और जो वाचनवादिता होता है, यह बोलने वाणी से जुड़ा होता है। तो हमारा कह रहा है शरीर हड्डियों वाला है, तो वह लोकोमीटर दिव्यांगता हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए। किसी भी प्रकार से प्रश्न आए आपसे बनना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन टीटी एग्जाम को फतेह करना 101% यहाँ पर सर्वोपरि है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बच्चों को शिक्षा प्रणाली से बहिष्कृत करने का जोखिम नहीं है? शिक्षा प्रणाली का कौन सा बहिष्कृत करना जोखिम नहीं हो सकता है? आप ये पहले सोचिए। देखिए, बौद्ध जोखिम की अगर बात करते हैं तो क्या नहीं हो सकता है? कम उपलब्ध हासिल करने वाले बच्चों को जो है आप शिक्षा प्रणाली से बहिष्कृत करने का जोखिम नहीं ले सकते, क्योंकि ये समान बच्चे होते हैं जो कम अंक लाते हैं। इन्हें मार्गदर्शन से सुधारा जा सकता है, इसलिए इन्हें बाहर करने का जोखिम सबसे कम होता है। बाकी जो सीखने में कठिनाई हो, सामाजिक दर्द, व्यवहार संबंधी विकार हो और भाषा और संचार की, ये तीनों जो है ज्यादा जोखिम होता है। लेकिन अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद साथियों बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक रूप से मेधावी बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम रणनीति नहीं होती है? तो मेधावी बच्चों के लिए शिक्षण रणनीति क्या हो सकती है? आप खुद सोचिए, कहीं ना कहीं आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, मेधावी बच्चों की जो होती है, बच्चों के शिक्षण अधिगम की अतिरिक्त काम हो, क्षमता समूह हो, आत्मनिर्देशन में सीखना, लेकिन शारीरिक दंड जो होता है, यह बौद्धिक रूप से मेधावी बच्चों के लिए शिक्षा अधिगम रणनीति का हिस्सा नहीं होता है। इसलिए अकॉर्डिंग क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ कि यदि किसी व्यक्ति को एक विशिष्ट प्रकार की अनुमानसिक समस्या है, तो संभावना है कि उसका पुत्र उस समस्या को स्पष्ट रूप से व्यक्त ना करे, लेकिन पोता व्यक्त कर सकता है। यह किसका उदाहरण है? यानी लड़का नहीं कर सकता, लेकिन नाती, पोता मतलब होता है नाती, नाती कर सकता है। यह किस प्रकार का होगा? यह कहीं ना कहीं स्वतंत्र वर्गीकरण कानून कह जाएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करते हैं। स्वतंत्र वर्गीकरण का जो कानून होता है, और इसमें पृथक्करण का जो कानून होता है, ये युग्मों की शुद्धता से संबंधित होता है। और आश्रित वर्गीकरण का जो नियम होता है, वह ऐसा कोई नियम ही अभी नहीं बना है, लेकिन स्वतंत्र वर्गीकरण का जो नियम है, ये मेंडल के अनुसार है।
कि वंशानुगत गुण जो होते हैं वह एक दूसरे से स्वतंत्र होकर आगे बढ़ते हैं, और साथ ही साथ जिससे कोई लक्षण एक पीढ़ी में छिपकर अगली में प्रकट हो सकता है, उसी को हम मेंडल के नियम आपने पढ़ा होगा, स्वतंत्र वर्गीकरण का कानून कहला जाएगा, जो बेटा न होके लेकिन पोता व्यक्त कर रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपक एक स्वचालित प्रक्रिया जन्म देगा? ऐसा उद्दीपक हो जो आपके स्वचालित प्रक्रिया को जन्म दे। कौन हो सकता है? स्वचालित प्रक्रिया को जन्म देना, यहीं पर आपका उत्तर क्लियर हो गया। स्वचालित प्रक्रिया मतलब अनुकूलन उद्दीपन, अनुकूलित उद्दीपक हो जाएगा। पालाव के सिद्धांत पे अपने भोजन पढ़ा होगा, एक प्राकृतिक उद्दीपक है जो बिना किसी प्रशिक्षण के स्वाभाविक स्वचालित अनुक्रिया जैसे लार टपकना देता है, तो वह अनुकूलित उद्दीपन की बात करेंगे। तो यहाँ पे पालाव का संबंधी जो पालाव के जो आपके नियम है, सिद्धांत, उनको पढ़ लेना है। महेश जानता है कि जब भाषण देने के लिए जनता के बीच जाता है तो वह एक विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना पड़ता है, ऐसा मानक किस प्रकार का उदाहरण होगा? भाषण देना, देखिए सभी लोग जानते हैं अगर भाषण देना हो और उसके एक विशिष्ट तरीके का व्यवहार भी करना पड़ता है, कहीं ना कहीं वह हमारे पारंपरिक नियम पर आ जाता है। पारंपरिक नियम, देखिए गैर पारंपरिक नियम और व्यक्तिगत नियम या आदर, ये जो तीनों होते हैं गलत हो, क्योंकि जो पारंपरिक नियम होता है वह कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो पारंपरिक स्तर पर व्यक्ति समाज की मान्यता और अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करता है। इसलिए कारण क्वेश्चन हो जाएगी कि महेश जहां तक जब भाषण देने के लिए जनता के बीच जाता है उसे एक विशिष्ट प्रकार के तरीके से व्यवहार करना पड़ता है, तो विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना ही बता रहा है, ऐसा मानक हमारा पारंपरिक नियम आएगा। तो ये आपके कहाँ से पूछा गया? ये आपके कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से पूछा गया। इसी प्रकार के स्टेटमेंट कथन देकर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार निम्नलिखित में से किस पर सीखने का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए? प्रगतिशील शिक्षा अगर शब्द आए तो कौन सा मतलब हो जाएगा? देखिए प्रगतिशील शिक्षा आ जाए तो सभी को समझना है कि इनमें से किस पर सीखने का पूर्ण नियंत्रण, भाई सीखने का पूर्ण नियंत्रण किस पर होना चाहिए? चिल्ड्रन, बच्चों पर होगा, क्योंकि शिक्षक जो होते हैं वह पारंपरिक शिक्षक केंद्रित शिक्षा का हिस्सा होते हैं। प्रबंधन जो होता है वो भी पारंपरिक शिक्षा केंद्रित दोनों होंगे, और जो जिंदगी होती है ये अति सामान्य शब्द है, लेकिन बच्चा चिल्ड्रन होंगे जो पूर्ण नियंत्रण पर होना चाहिए। अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गार्डनर के बहुबुद्ध सिद्धांत के अनुसार सभी क्षमताएं क्या होती हैं? गार्डनर के बुद्ध के सिद्धांत में आपने पढ़ा होगा, सभी क्षमताएं जो होती हैं वह अर्ध स्वायत्तन होती है। क्यों होती है अर्ध स्वायत्तन? ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। अर्ध स्वायत्तन होता है नहीं, गार्डनर के अनुसार देखा जाए कि बुद्ध के विभिन्न प्रकार के अलग अलग होते हैं, बुद्ध के जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग होते हैं, पर यहाँ पे देखा जाए जटिल कार्यों को करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, तो गार्डनर के बहु सिद्धांत को सभी क्षमताएं अर्ध स्वायत्त कहला जाए, सेमी ऑटोनोमस। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों कह रहा है कि पियाजे जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक का चौथा चरण है? बहुत सरल प्रश्न। देखिए चौथा चरण अगर देखें वह होता है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था कवर होता है। और जीन पियाजे जी की पहली अवस्था कहलाती है संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था कहला जाती है। ये पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। ये जो अवस्था होती है 2 से लेके 7 वर्ष तक की अवस्था कहला जाती है। ठीक है, 2 से लेके 7 वर्ष तक की अवस्था कहला जाती है। और तीसरी होती है मूल संक्रियात्मक अवस्था। मूल संक्रियात्मक अवस्था ये होती है आपके 7 से लेके 11 वर्ष तक की अवस्था। चारों अवस्थाएं हैं और चारों अवस्थाएं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चारों अवस्थाओं को हमें पढ़ना है और तैयारी करना है। अगला प्रश्न साथियों देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पठन कौशल में खाली स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? उच्चारण की शुद्धता पर, लिपि चिन्हों की जानकारी पर, द्रुत गति से पढ़ने पर या अर्थ ग्रहण करने पर, कौन सा सही हो जाएगा? तो पठन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? कहीं ना कहीं पठन कौशल में सबसे महत्वपूर्ण होता है अर्थ ग्रहण करना। देखिए उच्चारण की शुद्धता में और लिपि चिन्ह और द्रुत से पढ़ना, ये वाचन के केवल बाहरी शुरुआती, जो बाहरी या शुरुआती पहलू कहलाते हैं। लेकिन अर्थ ग्रहण करना
ये असली उद्देश्य केवल शब्दों को बोलना नहीं होता, बल्कि लिखे हुए पाठ को अर्थ समझ पाना भी होता है। ठीक है, तो सभी लोग बेहतर तरीके से समझ पाए, हर प्रश्न को हमने बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाया। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और जल्द से जल्द हमारी यूनिट वाई क्लासेज भी आने वाली हैं साथियों। ठीक है, यूनिट वाई क्लासेज के लिए आप सभी लोग प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि वो क्लासेज जो आएंगी हमारी टीम प्रिपेयर कर रही है उन सभी क्लासों के लिए, बेहतर पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाइए। असफलताओं से निराश होने के बजाय उनसे सीख लेना है, और दूसरों की तुलना के बजाय खुद को कल से बेहतर बनाने पर जोर ध्यान देना है, पढ़ना है, लिखना है। तो नमस्कार साथियों, मिलता हूँ आपकी अगले क्लास पर, अगले पीवाई की सीरीज पर, और जल्द ही हमारी क्लासेज भी स्टार्ट होने वाली है। तो आप सभी लोग सपोर्ट बनाए रहें, अपने टीटी परिवार से जुड़े रहें। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।